इससे पहले हमने आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे स्वर संधि के भेदों के बारे में बताया। आज बहुत सारे एग्जाम्पल लेके हम इसको कंप्लीट करेंगे। स्वर संधि के भेद, फ्राइडे को जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने संधि के बेसिक क्वेश्चंस आपको कराए। तो स्वर संधि के भेद होते हैं प्यारे दोस्तों 5, और इन 5 भेदों के अंतर्गत आपका यहाँ एक भेद है हमारा दीर्घ स्वर संधि। क्या है जी? दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि कहाँ होती है? दीर्घ संधि होगी प्यारे दोस्तों वहाँ जहाँ दो सजातीय अर्थात एक जैसे, जहाँ दो सजातीय अर्थात एक जैसे स्वर वर्ण का, एक जैसे स्वर वर्ण का मेल हो, वो क्या कहलाती है हमारी? वो कहलाती है दीर्घ संधि। दूसरा आपको ध्यान रखना है, जहाँ किन्हीं दो स्वर वर्णों के मेल से, जहाँ किन्हीं दो स्वर वर्णों के वर्णों के योग से, किन्हीं दो स्वर वर्णों के योग से आ, ई, उ और री सर मैं ले लूँगा 11 बजे, मेरी 11 बजे तक क्लास है कंटिन्यू। 11 बजे आके मैं खुद ले लूँगा आपसे, तो कब कहाँ मिलूँ 11 बजे? मॉडल टाउन ना? ठीक है मॉडल टाउन तो ले लूँगा। ठीक है या यहाँ किसी को भरोसेमंद आदमी हो ध्यान दे तो यहाँ से ठा लूँगा सेंटर पर संजय को वहाँ गाड़ी में रख लेना, आप क्लास छोड़ के आओगे, मैं संजय से ले लूँगा। ठीक है जी, आप संजय को दे दो। ठीक है जी, हाँ यहीं पे दे दो। रीजन क्या है ना, आपको भी क्लास छोड़नी पड़ेगी, नीचे आना पड़ेगा ना गाड़ी में आपको बस पैसे देने के लिए 11 बजे। हाँ तो आप क्लास छोड़ दोगे, फिर मैं यहीं से ले लूँगा। आप दे दो संजय। कितने हैं ये? चलो कोई नहीं, जो भी हैं। ठीक है सर, आपने काउंट नहीं कर रखे? चलो वहाँ आ जाऊँगा, मैं वहाँ से ले लूँगा। वहाँ आ जाऊँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है वहीं आए। जी, तो किन्हीं दो स्वर वर्णों के योग से आ, ई, उ, री वर्ण बने तो वो भी क्या कहलाएंगे प्यारे दोस्तों? ठीक है, आपके दीर्घ स्वर संधि। जी कहाँ चले गए थे सर? कहीं नहीं, अरुण सर रीजनिंग वाले सर का फ़ोन था। ठीक है, तो उनके पास जाना है अभी 11 बजे, क्योंकि आज ऑफलाइन का एक और नया बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जिसकी क्लास चलेगी मॉडल टाउन में। ऑफिस है हमारा मुखर्जी नगर, और टाइमिंग रहेगा 4 बजे से 8 बजे। मेरी क्लास का टाइमिंग रहेगा ऑफलाइन का 6:30 से 8। तो इसीलिए उन्होंने बुलाया है कि जो बाकी जो बच्चे पढ़ रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, उनको मैसेज देना है। ठीक है, तो जितने भी ऑफलाइन में टीचर पढ़ा रहे हैं सारे टीचर एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं 11 बजे, ताकि बच्चों को मैसेज दे कि आज आपकी डेमो क्लास है, आपका यूपीएसआई का ऑफलाइन बैच है, जिसका टाइमिंग 4 से लेके 8 बजे इवनिंग में है। तो जहाँ दो सजातीय अर्थात एक जैसे स्वर वर्णों का मेल हो,
स्वर वर्णों का मेल हो वो भी क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों, हमारा स्वर संधि। ठीक है जी। इसके बाद जहाँ किन्हीं दो स्वर वर्णों का योग आ ई उ और री, योग से आ ई उ री वर्ण बने, जहाँ किन्हीं दो स्वर वर्णों के योग से आ ई उ री वर्ण बने वो भी क्या कहलाएगा, दीर्घ संधि। अब आ जाते हैं इस तीसरे मुद्दे पर जो इसी बात को कह रहा है, जहाँ ए के साथ में ए आकर आ बन जाए, जहाँ पे ई के साथ में ई आकर बड़ा ई बन जाए, जहाँ पर ओ के साथ में ऊ आकर ये क्या है बड़े वाला ऊ बन जाए, और जहाँ री के साथ में री आकर ये क्या बन जाए, बड़े वाला री बन जाए, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा यहाँ पे स्वर संधि। ये तीनों बात ही एक ही है दोस्तों, ये अलग अलग नहीं है। या तो ये कंडीशन बनेगी हमारी, देखो या तो कंडीशन बनेगी हमारी ये वाली, ठीक है, वर्णों के मेल करते समय, या फिर कंडीशन बनेगी हमारी ये वाली, ठीक है, तो भी वो क्या है सजातीय है, एक जैसे है, या फिर कंडीशन बनेगी हमारी ये वाली, और या फिर कंडीशन बनेगी दोस्तों हमारी ये वाली। तो ये क्या है, सारे सजातीय वर्ण हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, सजातीय वर्ण है। एक कंडीशन, ये आपकी दूसरी कंडीशन, ये आपकी तीसरी कंडीशन, ठीक है जी, और ये आपकी क्या है चौथी कंडीशन है। ये आपको ध्यान रखना है जी, ठीक है। तो ये क्या कहलाया आपका दीर्घ संधि। दो सजातीय एक जैसे वर्ण है ना, सजातीय ये रहे दो, चाहे जहाँ के नहीं दो वर्णों को क्या बने, आ बने, तो यहाँ पे ये आ बन रहा है, ये रहा आपका, यहाँ पे ये ई बन रहा है, ये रहा है, यहाँ पे ई, यहाँ पे ये ऊ बन रहा है, ये रहा, और यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, ये बड़े वाला री बन रहा है। बड़े वाले री का मतलब क्या हुआ, इसको देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक एक री हो गया, और इसके नीचे यहाँ एक और लगा हुआ है, ये रहा री। ऐसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है आपका, एक री हो गया ना आपका ये वाला, और इसके नीचे ये एक और लगा है ये वाला, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बड़ा री हुआ। अब इस री का प्रयोग कहाँ होगा, छोटे री का। इस छोटे री का प्रयोग तो होता है ऋषि में, ठीक है, इस वाले री का प्रयोग। और ये जो बड़ा री है ना, इसका प्रयोग कहाँ होगा, इसका प्रयोग होगा ऋचा में। किस में होगा, ऋचा में प्रयोग होगा, ये आपको ध्यान रखना है। पितृ ऋण में प्रयोग होगा, किस में होगा, पितृ ऋण में प्रयोग होगा, ये आपको ध्यान रखना है जी, क्लियर। तो ये क्या हो गया आपका दीर्घ संधि। अब आ जाओ इसके एग्जाम्पल पे। अब आपसे क्या पूछेगा, वो पूछेगा कि ये बताइए जी इसमें कौन सी संधि है। जैसे हमने एक शब्द ले लिया भावार्थ, अब आपको क्या करना है, भावार्थ को ऐसी जगह से अलग करना है जहाँ इसका मीनिंग हो। आपने एक टुकड़ा तो कर लिया इस रूप में, ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है इसका संधि विच्छेद बताओ क्या है। एक टुकड़ा कर लिया आपने इस रूप में, यानी कि इसके जितने भी टुकड़े हो सकते हैं वो सारे मैं कर रहा हूँ। एक टुकड़ा कर लिया आपने भाव और अर्थ के रूप में, ये वाला एक टुकड़ा, और क्या हो सकता है, एक टुकड़ा हो सकता है यहाँ पे और भाव और अर्थ, भाव और अर्थ हो सकता है। एक टुकड़ा और कर लेते हैं जी, एक टुकड़ा कर लेते हैं यहाँ पे बहावा और अर्थ। अब इसमें से आपको बताना है इसका सही संधि विच्छेद क्या है। दोनों का मीनिंग होना चाहिए ना, दोनों का क्या होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोनों का मीनिंग होना चाहिए, इन दोनों इस 5 में से कौन सा ऐसा है जो भावार्थ का सही संधि विच्छेद है, यानी कि सार्थक शब्दों से क्या होगा, सार्थक शब्दों का जन्म होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें से सही संधि विच्छेद आपको बताना है। इसके अलावा फिर मैं दूसरे एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे क्या ले लिया, विद्यार्थी, ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि है ये आपसे पूछा जाएगा। कार्यालय में कौन सी संधि है, देवालय में कौन सी संधि है, ये आपसे पूछा जाएगा। शास्त्रार्थ में कौन सी संधि है, ठीक है। तो कैसे करोगे जी,
इसमें से आपको ध्यान रखना है ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है। वार्थ का मतलब तो सारथी होता है, भा का कोई अर्थ नहीं है। इसमें से इसका और इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसमें से इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसमें से इसका कोई मीनिंग नहीं है और इसमें से इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो इसका मतलब इनमें से कोई भी संधि विच्छेद सही नहीं है। तो जैसे अरविंद है, योगराज है, इनका तो आंसर सही हो गया, बाकी सारे बच्चों का क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, तो आपको तुक्का नहीं लगाना है, दोनों का मीनिंग होना जरूरी। इस भाव का यहाँ हलंत लगा हुआ है ना, ये इसका कोई मीनिंग नहीं, इसका तो मीनिंग है, इसका भी मीनिंग है। तो यहाँ संधि विच्छेद में क्या होता है? दोनों का मीनिंग होना जरूरी है, अयादि संधि को छोड़ के बाकी सभी संधि में। तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा प्यारे दोस्तों? भाव और अर्थ होगा। ठीक है, ये कैसे बनेगा? ये बनेगा विद्या और अर्थ, विद्या को ग्रहण करने वाला। ये कैसे बनेगा? ये कार्य और आल्य, कार्य का घर। ये कैसे बनेगा? ये देव और आल्य, देवाल्य। ये कैसे बनेगा? ये शास्त्र और अर्थ। ठीक है, शास्त्रार्थ हो जाएगा। अब कौन से दो वर्णों का मेल हुआ? इधर से प्यारे दोस्तों हमारा ए आया, इधर से भी आया, दोनों एक जैसे हैं सजातीय। इधर से क्या आ गया? इधर से आ और ए आ गया। इधर से क्या आ गया? इधर से ए और आ गया। इधर से क्या आ गया? इधर से भी ए और आ गया। इधर से क्या है? इधर से ए और ए। अब इन दोनों को आप मिला के जो बनाओगे वो क्या बनेगा? इन दोनों को मिला के आप आ ही बनाओगे। इन दोनों को मिला के आ ही बनेगा। इन दोनों को मिला के आ ही बनेगा। इनको भी मिला के आ ही बनेगा और इनको भी मिला के आ ही बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ समझो क्या है। ये सजातीय हैं, ये भी सजातीय हैं, ये भी सजातीय हैं, ये भी सजातीय, अर्थात एक जैसे हैं। जहाँ दो सजातीय वर्णों का मेल हो वो दीर्घ संधि कहलाती है। तो ये पहली कंडीशन आपकी अप्लाई हो गई। ये वाली कंडीशन जहाँ के निर्दोष स्वर वर्णों के योग से आ बने, आ बना लिया। यहाँ दो सजातीय एक जैसे स्वर वर्णों का मेल हो, तो उन सब में क्या था? ये सारे के सारे दीर्घ संधि की कंडीशन थी। ठीक है जी, ये क्या थी? सारी दीर्घ संधि की कंडीशन। ऐसे ही और एग्जाम्पल देखिए जी आप। अब एक चीज़ तो आपको ये सीखनी है, ए के साथ में ए आएगा तो आ ही बनेगा। ऐसे ही ए के साथ में आ जाएगा तो भी आप यही बनाओगे। आ के साथ में आ आएगा तो भी यही बनेगा। आ के साथ में ए आ जाएगा तो भी यही बनेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ आ के साथ आ आया तो आप ये बना लोगे, ये तो कोई होता ही नहीं है, ये तो कोई वर्ण ही नहीं है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका आ, ये भी आ, ये भी आ, ये भी आ है, तो ये ध्यान रखना है आपका। ठीक है जी, हाँ। तो अभ्य और अरण्य हो जाएगा। ठीक है, अभी ये तो यण संधि का उदाहरण है, यह बीच में है और ये क्या आ जाएगा? अभि और अरण्य, अभ्यारण्य। यण संधि बीच में है, पहले आधा व्यंजन, वो आगे पढ़ेंगे। अभी आप दीर्घ संधि पे फोकस करो, अदरवाइज विद्वान बन जाओगे। रीजनिंग की क्लास ऑफलाइन में कि ऑनलाइन में? ऑफलाइन में तो 4 बजे से हैं। ठीक है, 4 से जी आपके इसमें चल रही होगी। चलो जी, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर 2 छोटे आए तो भी आ, 2 बड़े आए तो भी आ, एक छोटा एक बड़ा है तो भी आ, एक बड़ा एक छोटा है तो भी आ ही बनेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी उन पे ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे देखो दूसरे शब्द कौन से लोगे आप दूसरे शब्द लोगे ये वाले, जैसे पूरा अवशेष। ठीक है जी, हिमालय, दीपावली। ठीक है जी, दीपावली। सावधान।
ठीक है। अब इनमें पूछेगा आपसे कौन सी संधि है, कैसे करोगे आप। ये बना है आपका पूरा और अवशेष। शब्द को ऐसी जगह से अलग करो जो आपने पढ़ा हो, सुना हो, लिखा हो, देखा हो, जिसका कोई ना कोई मीनिंग हो। ये बनेगा आपका हिम और आल्य से। ये बनेगा दीप, दिया, और प्यारे दोस्तों यहाँ अवली होता है दीपों की पंक्ति, ठीक है। ये क्या बनेगा, ये सु, ठीक है। और ये क्या है यहाँ अवधान, ठीक है जी। ये क्या है अवधान। यहाँ से उ और ए वे मिला तो फिर ये आ कहाँ से आया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सु नहीं होगा, हाँ सु हो जाएगा। तो इसमें से उ, इसमें से ए, उ और ए वे आ गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका वे। इसमें से ये आधा से हो जाएगा। तो ये तो इसमें तो नहीं है, इसको छोड़ दो आप, ठीक है। नहीं है तो वर्णों का मेल नहीं है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे इसमें नहीं होगी। इसमें क्या हो जाएगा आपका आ, इधर से आपका ए, इधर से आपका ए, इधर से आपका आ, इधर से आपका ए यहाँ पर, और इधर से आपका ए, ये वाला। और इनसे क्या बनाओगे आप, इनसे बन गया आ और ए को मिला के आ, ए और आ को मिला के आ, इनको मिला के आ। तो ये आ बन रहा है, पहली ये कंडीशन पूरी हो गई। दो सजातीय वर्ण हैं, ये दूसरी कंडीशन पूरी हो गई। पूरा मतलब प्राचीन अवशेष बचा हुआ भाग। तो प्राचीन जो पुराना बचा हुआ भाग है पूरा अवशेष। हिम बर्फ आल्य, गर्भ बर्फ का घर है हिमालय। दीप, दिया, अवली, पंक्ति। दियों की जो पंक्ति है वो क्या कहलाती है, दीपावली। अब इसके अलावा भी 1000 एग्जाम्पल है। बस आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी है कि जहाँ दो सजातीय एक जैसे स्वर वर्ण का मेल हो, दीर्घ संधि। यहाँ किन्हीं दो स्वर के योग से आ बने, दीर्घ संधि। यहाँ ए या ए मिल के, या फिर प्यारे दोस्तों इनमें से कोई भी स्थिति पैदा होती है तो वो क्या बनाएगी आपका, ये आ ही बनाएगी, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है आपकी दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, फिर आपसे ये पूछा जाएगा यहाँ पे कविंदर, रविंदर, सतीश, रतीश, कपीस, कपीस, रजनीश, इनमें से शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको कौन सी है। तो ये आपका 1 है, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5 और ये आपका 6। इनमें से एक क्वेश्चन तो ये है कि आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। शुद्ध वर्तनी कौन कौन सी इसके अंतर्गत है, ठीक है जी। क्योंकि संधि जो टॉपिक है ना वो 6 टॉपिक को कंप्लीट करेगा। संधि वाले टॉपिक पे 6 टॉपिक डिपेंड हैं, ठीक है। एक तो आपका पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, और फिर वर्तनी वाला टॉपिक। वर्तनी को आप बिना इसके नहीं कर सकते। सर पीएनजी डलवा दो, हमें नोट्स बनाने में बचत हो जाएगी। किसकी, समय की बचत। हम क्लास में ओनली आपकी बात सुनते हैं, अच्छी बात है भाई। अब आपको ना नोट करने की आवश्यकता है, ना आपको पीएनजी की आवश्यकता है। मेरे नोट्स तैयार हो रहे हैं। 14 सितंबर हिंदी दिवस है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। मैं क्लास नोट्स की बुक लॉन्च कर रहा हूँ, और उस क्लास नोट्स की बुक्स में मैंने वे एग्जाम्पल जो मैं यहाँ दे रहा हूँ वे तो उसमें मैंने रखे नहीं हैं। कंडीशंस वही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ एग्जाम्पल तो आप यहाँ पे वेरीफाई कर लोगे बहुत अच्छे तरीके से, और कुछ एग्जाम्पल को उसमें से। तो आपकी झंझट ख़त्म हो जाए, आपको नोट ना करना पड़े, बार बार पीएनजी की डिमांड ना हो, क्योंकि पीएनजी के खोलने के लिए भी समय नहीं होगा आपके पास जब आप समय की बचत करोगे। क्योंकि एक पीएनजी तो होगी नहीं, तो अगर 100 क्लास होगी तो 100 से ज़्यादा पीएनजी भी होगी। तो वहाँ क्या होगा, चीज़ों का अंबार खड़ा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। जैसे आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन उसमें से 50% किताबें ऐसी हैं जो आज तक आपने खोल के नहीं देखी,
और कुछ किताबें आपके पास 40% ऐसी है जो पूरी नहीं पढ़ी, और 10% किताब ऐसी हैं जिसका आपको वापस देने का मन कर रहा है लेकिन वो वापस अभी गई नहीं। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि अगर एक टॉपिक का तो हम दे PNG, तो अगर आप उससे फ्री हो जाओ तो बात अच्छी लगेगी आपको भी। लेकिन जब यहाँ पे क्लास 100 होगी, 100 क्लास की PNG अगर देंगे तो मारोगे रट्टा। यहाँ हम बोल भी रहे हैं, PNG बोलेगी नहीं, आप कुछ भी समझ लोगे। तो इसमें दो अपने आप में वर्तनी सही है, कुछ बच्चों का आंसर सही है। एक तो ये तीसरी है सतीश वर्तनी सही है, और दूसरी प्यार दोस्तों ये छठी है रजनीश वाली। बाकी सारे के सारे शब्द क्या है इसमें गलत हैं। गलत क्यों है पहले उसको समझो। यहाँ पे शुद्ध वर्तनी इसकी क्या है प्यार दोस्तों, ये जो कविंदर है ये ऐसे बनेगा, रविंदर जो शब्द है वो ऐसे बनेगा, सतीश अपने आप में सही है ही, तो कपीस में यहाँ बड़े ई की मात्रा आएगी, और इसमें रजनीश आपका यहाँ पे क्या है सही है, तो ये क्या है रजनीश। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि इसमें जो ये शब्द बना है ये बना है कवि और इंद्र को मिला के कविंद्र, ये बना है रवि और इंद्र को मिला के, ये बना है यहाँ पे आपका सती और ईश, सती का जो स्वामी है, ये बना है नदी और ईश, ईश का मतलब होता है स्वामी, नदी का स्वामी कौन है समुद्र है, और ये बना है कपि, कपि और ईश, कपि का स्वामी हनुमान बंदर, ये है रजनी, रजनी मतलब रात, और रात का स्वामी कौन है चंद्रमा। तो प्यारे दोस्तों पर्यायवाची कहाँ से करोगे आप, संधि से करोगे। शुद्ध वर्तनी की पहचान कहाँ से करोगे, संधि से। तो शुद्ध वर्तनी तो ये हो गई, ये गलत हो गई। ठीक है, ये अपने आप में सही क्यों हुई, ये सही इसलिए है क्योंकि यहाँ बड़ा ई आएगा, यहाँ बड़ा ई आएगा, बड़ा ई आएगा, ये बड़ा ई आएगा, बड़ा ई, और ये बड़ा ई क्यों आएगा, ये गलत क्यों थे, अब उसकी गलती को जाना। इसमें ये जो छोटा ई है ये इसकी वजह से गलत था, ये छोटे ई की वजह से, ये छोटे ई की वजह, ये छोटे ई की वजह से गलत था। तो एक तो वर्तनी की पहचान संधि के दम पे होगी, ये आपको ध्यान रखना। दूसरा पर्यायवाची, रजनी रात ई स्वामी, तो रात का स्वामी कौन हो गया चंद्रमा, तो रजनीश किसका पर्यायवाची है चंद्रमा का। कपि बंदर वानर है, ई स्वामी बंदरों के स्वामी होते हैं हनुमान, हनुमान का पर्यायवाची। नदी के स्वामी है समुद्र, तो नदी किसका पर्यायवाची हो गया समुद्र का पर्यायवाची। ठीक है, रति का जो स्वामी है वो क्या कहला रति, सतीश। अब इसमें कौन से दो वर्ण आपस में मिले, यहाँ पे क्या आया छोटा ई आया, इधर भी छोटा ई है, इसमें भी क्या है छोटा ई है, यहाँ पे दो क्या हैं बड़े ई है, यहाँ पे क्या है दो बड़े ई है, यहाँ पे क्या है एक छोटा एक बड़ा है, और यहाँ पे दोनों क्या हैं बड़े हैं। आखिरकार दोस्तों इन सबको मिलाने के बाद में आपका क्या बनेगा बड़ा ई ही बनेगा। ये सारे के सारे क्या हैं एक जैसे हैं, और जहाँ एक जैसे वर्णों का आपस में मेल होता है उसको प्यार दोस्तों हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। जी 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 जी, थैंक यू प्रशांत कुशवाहा जी, धन्यवाद आपका। ठीक है, हाँ जो मैं डेली क्लास में पढ़ाता हूँ उसके सेम नोट्स मिलेंगे आपको क्लास नोट्स की कैटेगरी में। एक आपकी जो है ना नोट्स की कैटेगरी है, उसमें आपको क्लास नोट्स के नाम से एक आपको PDF मिली है, और उस PDF में वो पूरा सिलेबस है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो ये एग्जाम्पल है एज इट इज है, जैसे वर्णमाला का वही मिलेगा जो मैंने पढ़ाया। रीज़न क्या है ना, आप लोग ढूंढ रहे हो चीज़ों को, ठीक है, आप लोग इकट्ठे करने पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हो, और ये जो इकट्ठी की हुई चीज़ है ना इसका समय ही नहीं मिलेगा आपको रिवाइज करने का, पढ़ने का। इसलिए आज का काम आज ही कंप्लीट करो। आज का काम क्या है, लाइव क्लास चल रही है, लाइव अटेंड करो और चीज़ों को समझो, क्योंकि यहाँ टीचर लॉजिक को बता रहा है, यहाँ टीचर कंडीशन को लिखने के बाद में उसको अच्छे तरीके से एग्जाम्पल दे के प्रूफ कर रहा है। तो ये चीज़ अपने आप में पढ़ाई तो यही है। अगर आप उस तरह से लर्न करने लगोगे चीज़ों को PNG से और बाकी चीज़ों से, तो फिर बात बनेगी नहीं, फिर 2-4 क्वेश्चन गलत होंगे और उन्हीं की वजह से मेरिट से बाहर होंगे। तो इसलिए रिक्वेस्ट यही है कि आज कर लो या 1 साल बाद कर लेना या 2 साल बाद, पढ़ना ऐसे ही पड़ेगा। ठीक है जी, सबकी अलग अलग तरह की टेंशन है। चल संधि रही है
और गद्यांश में डाउट आ रहे हैं, गद्यांश की क्लास लगवा देंगे भाई आप लोगों के कहने से, हमें भी पता है आपके कोर्स में गद्यांश आएगा, ठीक है। और गद्यांश की क्लास ले लेंगे कल शाम को, उसमें पहले तरीका बताएंगे आपको गद्यांश को किस तरीके से करना है, किस तरह के क्वेश्चंस की वैरायटी पूछी जाती है और किस क्वेश्चन की वैरायटी में कौन सा अप्रोच आपको लगाना है। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, ये देखो, ये कह रहे हैं कि जहाँ दो सजातीय अर्थात एक जैसे स्वर वर्णों का मेल हो तो वहाँ दो एक जैसे ई थे, जहाँ के नहीं दो स्वर वर्णों के मेल से ई बने, क्या बने, ये वाला ई बने, दो स्वर के। अब हम इस पे आ गए, ये तो करके देख लिया। तो वो क्या कह रहा है, दो छोटे ई मिलके क्या बनाता है, बड़े ई, इसकी कंडीशन को कर रहे हैं हम। तो यहाँ प्यारे दोस्तों ये देखो, इसके अंतर्गत यहाँ पर क्या है आपका ये ई बन रहा है, और जहाँ ये ई बनेगा वहाँ दीर्घ स्वर संधि होगी। दूसरा ये क्या है, सजातीय है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके सजातीय हैं। और जहाँ दो सजातीय वर्ण आपस में मिलेंगे एक जैसे वर्ण दीर्घ संधि है। अब वो दो छोटे हो सकते हैं, वो दोनों बड़े हो सकते हैं, वो एक छोटा एक बड़ा हो सकता है, एक बड़ा एक छोटा होगा, इन सब से बनेगा आपका ये वाला ई ही, इसके अलावा कुछ आप बना ही नहीं सकते। तो जहाँ इस कंडीशन से आपका ये बन जाए तो वो क्या कहलाता है, ठीक है जी। हाँ, पीएनजी कहीं नहीं है, ना मैं पीएनजी देता हूँ ना मैंने दी है, पहले दी थी 1 साल पहले 4-5 बैचों में, उससे फिर क्या हुआ, बच्चों ने रट्टा मारा, पेपर में क्वेश्चन गलत करके आए। क्योंकि जब पीएनजी मिल जाती है, बच्चे अपने आप में आज चतुर है बहुत ज़्यादा, जहाँ उनको दिमाग लगाना है वहाँ उनका दिमाग नहीं चलेगा, वहाँ उनको नींद आएगी, और जहाँ दिमाग नहीं लगाना है वहाँ भागेगा। क्योंकि ब्रेन के अंतर्गत नेगेटिव जो थॉट होते हैं ना, एक बार आप किसी विषय पे चले जाओ नेगेटिव पे, उसी को जल्दी कैच करेगा वो, ठीक है। मानिए छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को हेल्प करने के लिए कहो आप दूसरे बच्चे की, और एक दूसरे बच्चे को अपने से छोटे को मारने के लिए कहो, तो वो सबसे पहले उसको मारने दौड़ेगा। क्योंकि नेगेटिव जो चीज़ें होती है ना, हमारा ब्रेन जल्दी एक्टिव होता है उस पर। ऐसे आप लोगों का है, जो अच्छी चीज़ है उसमें तो आपको नींद आएगी, आलस्य आएगा, करना नहीं चाहोगे, क्योंकि आपको सैलरी तो चाहिए 70,000 अकाउंट में हर महीने, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट्स नहीं लगाना पड़े, इसीलिए आप पीएनजी चाह रहे हो। तो इसीलिए पीएनजी से मारोगे रट्टा, क्योंकि पीएनजी बोलेगी नहीं। पीएनजी तो वही है जो किताब में है, मतलब जो किताब से आप सीख सकते हो वही पीएनजी से सीख सकते हो। तो इसीलिए आप बनी बनाई खीर खाने की कोशिश मत करो, अपनी खीर बनाओ खुद, और वो भी बनेगी रोज़ एफर्ट्स के साथ में। तो बनी बनाई खीर खाओगे तो बाद में पछताओगे। तो दोस्तों एक तो ये वर्तनी सही थी, पर्यायवाची आपको बताया गया, ये सही संधि विच्छेद है इनका, क्योंकि इन सब का मीनिंग है कवि की शुद्ध वर्तनी, रवि की सती की, नदी की कपि की रजनी, इसका अर्थ होता है स्वामी, ठीक है जी। तो ये हो गया आपके यहाँ पे दूसरी कंडीशन। अब इसके अलावा और जाइए जी, तीसरी कंडीशन पर आ जाइए। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शब्द आ गया भानुदय, लघुर्मी। आपको बताना है इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, इनमें से शुद्ध वर्तनी बताना है कौन सा। मंजूषा, चलो जी, इनमें से ये आपका एक ऑप्शन है, ये 2 हैं, और ये आपका ये वधोत्सव है, ये आपका क्या है 3 ऑप्शन है, और ये क्या है आपका 4। अब इसमें क्या होगा जी, यहाँ पे ये अपने आप में प्यारे दोस्तों भानु और उदय से मिलके, ये लघु और उर्मी, और ये यहाँ पे वधु और उत्सव, और ये यहाँ पे मंजू और उषा। कौन से 2 वर्णों का आपस में मेल हुआ, यहाँ पे छोटा ऊ और इसमें छोटा ऊ आया, इसमें छोटा ऊ और छोटा ऊ आया, इसमें भी 2 छोटे ऊ का प्रयोग किया गया,
इसमें बड़ा ऊ और छोटा ऊ आया। अब इन दोनों को मिलाने के बाद में जो ये बनता है बड़ा ऊ। इन दोनों को मिला के ये भी बड़ा ऊ बनेगा, इन दोनों को मिला के ये भी बड़ा ऊ बनेगा, और उन दोनों को मिला के ये भी बड़ा ऊ बनेगा। ये आपको ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ छोटा ऊ ना आके बड़ा ऊ आएगा, इसमें भी छोटा ऊ आके बड़ा ऊ आएगा, इसमें भी, और ये ऑलरेडी सही है। तो इसलिए इसमें फोर्थ अपने आप में सही थी, बाकी सारी गलत थी। तो वर्तनी कहाँ से पता चलेगा? वर्तनी का पता चलेगा। अब यहाँ पे आरपी वर्मा कह रहे हैं सभी गलत है, जबकि इसमें मंजूषा अपने आप में सही था। हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि इस मंजूषा को आप इस रूप में भी लिख सकते हो, क्योंकि अब आपने इस वाले यह का प्रयोग यहाँ अनुस्वार के रूप में कर लिया। अगर वो ये देता है तब ये राइट है, ये नहीं देता तब ये राइट है। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हो गया जी? वही कंडीशन ये वाली देखो, दो एक जैसे स्वर वर्णों का मेल होगा, ये वाली कंडीशन कर रहे हैं। ऊ और ऊ के साथ में बड़े वाला ऊ आएगा, तो वो क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर। तो यहाँ कौन सी कंडीशन को कर रहे हैं? इस वाली कंडीशन को कर रहे हैं। ये वाला ऊ, दो वर्णों से ये ऊ बने। अब बच गया आपका यहाँ पर ये वाला री। ठीक है जी। तो इस वाले री के भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे यहाँ शब्द आ गया आपका, ठीक है, मैं आगे ले लेता हूँ यहीं पे। ये क्लियर हो गया ना आपको? दो सजातीय हैं, एक जैसे वर्ण हैं, एक जैसे हैं, और बना क्या रहे हैं? ऊ बना रहे। और जहाँ ये बनेगा तो क्या होगा? बड़े ऊ की मात्रा आएगी शब्दों में। भानु सूर्य, सूर्य का उदय होना है। ठीक है। लघु छोटी उर्मी लहर, छोटी लहर लघु उर्मी हो गई। वधोत्सव, शादी होने के बाद घर पे बहू लाएंगे, उसके बाद में जो प्रोग्राम करोगे, दावत दोगे, वो वधोत्सव है। ठीक है। मंजूषा कहते हैं तालिका को। तो मंजूषा किसको बोलेंगे? तालिका, सारणी को बोलते हैं। किसको कहते हैं? तालिका को, सारणी को, जिसको आप इंग्लिश में टेबल बोलते हैं, संस्कृत में उसको मंजूषा कहते हैं। ठीक है जी। ये ध्यान रखना। इसके बाद में फिर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ये वाला। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा आपका? पित्त ऋण। इसमें से शुद्ध वर्तनी आपको बताना है कौन सी है। इसमें से क्या बताना है आपको? शुद्ध वर्तनी बतानी है। ये आपका 500 रुपया का क्वेश्चन है। 500 रुपया फ़ोन पे, जो भी सबसे पहले देगा। ऐसा नहीं है कि मैं सबको दे दूँ, जो सबसे पहले जिसका आंसर आएगा। आप इसको A B C D भी मान सकते हैं। 1 2 3 4 की जगह आप A B C और D। आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। इसमें से कौन सी है शुद्ध वर्तनी? वेरी गुड, 2 सही है। ठीक है। तो पुनीत का 2 है, विनोद का भी, ठीक है, विनोद का कोई नहीं है। ठीक है। दीपक का 2, अंकित का 2, ठीक है, 1 का 3 है। वेरी गुड, क्या बात है। तो 4 2 3 बी करेक्ट है, सेकंड सही है। वेरी गुड, क्या बात है। चलो जी, तो 2 स्टार की तैयारी करनी है आपको। तो कैसे होगी जी स्टार की तैयारी? इसमें ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही क्या है? सही वर्तनी है ये वाली, सही वर्तनी ये वाली है। ये कैसे बना है जी? इसको हटा दूँ मैं, ठीक है, क्योंकि इन 4 में से तो आंसर किसी ने बताया ही नहीं। सही। तो ये पितृ और ऋण है। इसमें से क्या आ गया आपका? ये री। इधर से क्या आ गया? ये री। दोनों मिल के क्या बन गया? बड़े वाला री। अब इसमें से ये वाला री हमने यहाँ ले लिया, इसमें से ये री हमने यहाँ ले लिया। तो इन दोनों छोटे री को मिला के यही तो बड़े री बनेगा आपका। एक ये हो गया और एक इसमें ये हो गया, बड़े वाला री। इसी वजह से एक आपका ये आया हुआ है और एक आपका इसमें ये है, 2 री एक साथ है। इसमें गलती क्या है कि आपने 2 री एक साथ ले लिए, एक ये एक ये। प्यारे दोस्तों, आम को आप ऐसे नहीं लिख सकते, आम को आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। जब आप 2 ए के स्थान पर आ का प्रयोग है तो आपको आ का ही प्रयोग करना पड़ेगा।
ठीक है। तो इसने आपने री और री ले लिया। इसमें गलती क्या है, इसमें गलती ये एक है, एक और आना था। इसमें गलती क्या है, एक तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ आपने री ले लिया, ये बड़े वाला, ये पितृ हो गया, तो ये भी गलती है यहाँ पे। जबकि यहाँ पे क्या आएगा, बड़ा तो आएगा लेकिन वो इस रूप में आएगा। इसमें गलती क्या, एक री आपने ये ले लिया, दो ऑलरेडी पहले यहाँ है, ये तीन हो गए, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या थे, गलत, और ये क्या था आपका सही है। तो पितृ पिता ऋण उधार, पिता का जो उधार है वो क्या कहलाया, पित ऋण कहलाया, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हो गए, दो उधार, पिता का जो उधार है वो क्या कहलाया, पित ऋण कहलाया, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हो गए, दो सजातीय एक जैसे वर्णों का मेल हो गया और बना क्या रहा है, आपका री बना रहे हैं। और ये हो गई आपकी प्यारे दोस्तों दीर्घ संधि कंप्लीट। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो, ठीक है, री और री मिल के री बने, ऊ और ऊ मिल के ऊ, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, दीर्घ स्वर संधि। तो अगर इसके सारे डाउट आपके कंप्लीट हो गए हो तो मैं आगे बढ़ूँ यण संधि की तरफ, ठीक है जी। तो दूसरी जो संधि है हमारी वो कौन सी है, यण संधि है। तो दूसरी संधि कौन सी है जी, यण संधि है दूसरी संधि। तो यण संधि कहाँ होगी, यण संधि होगी यण प्रत्याहार में, यण प्रत्याहार में ये रे ले और वे चार अंतस्थ बनाते हैं, चार अंतस्थ वर्ण आते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये रे ले वे क्या है, चार अंतस्थ वर्ण है। तो यण संधि कहाँ होगी, यण संधि वहाँ होगी दूसरा, जहाँ किन्हीं दो स्वर वर्णों के योग से, किन्हीं दो स्वर वर्णों के योग से ये रे वे वर्ण बने, ठीक है जी। इसमें से क्या गायब कर दिया, लय को गायब कर दिया, ठीक है। अंतस्थ वर्ण चार होते हैं ना। इसके बाद में फिर यहाँ तीसरा, जहाँ शब्द के बीचों बीच, जहाँ शब्द के बीचों बीच, जहाँ शब्द के बीचों बीच ये रे वे, शब्द के बीचों बीच ये रे वे वर्ण हो तथा इनसे पहले कोई, जहाँ शब्द के बीचों बीच यह रे वे वर्ण हो तथा इनसे पहले कोई आधा व्यंजन, जहाँ शब्द के बीचों बीच यह रे वे वर्ण हो तथा इनसे पहले कोई आधा व्यंजन हो, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है यण संधि। वो क्या कहलाता है, यण संधि कहलाता है, ठीक है जी। फोर्थ, जहाँ ई और ए मिल के क्या बनेगा, यह बनेगा, ऊ और ऐसे ही री और ए मिलके रे बनेगा, ऊ और ए मिलके वे बने,
तो ये कंडीशन आपकी पहली हो गई, ये कंडीशन पहली, ये कंडीशन दूसरी और ये कंडीशन तीसरी। ऊ और ए उच्चारण कर लो आप एक साथ, इनका उच्चारण करके देखो। ई और ए ये है, री और ए रे, ऊ और ए वह। ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन, सब चारों एक ही बात है। मैं जानबूझ के इसलिए लिख रहा हूँ, कई बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे देता है, निम्नलिखित में से यण संधि से संबंधित कौन सा कथन असंगत है, बेमेल है, तर्क संगत नहीं है, असत्य है, और कौन सा संगत है, मेल है, ठीक है, सत्य कथन है। तो पूछेगा भी आपसे यण संधि में कौन से दो वर्णों का आपस में मेल होता है, पूछ लेगा ई और ए मिल के जब यह बनता है कौन सी संधि है, री और ए मिल के जब रे बनता है कौन सी संधि होगी, ऊ और ए मिल के वह बनेगा तो कौन सी संधि होगी। तो शब्द के बीचों बीच यह रे वह वर्ण हो तथा इनसे पहले कोई आधा व्यंजन। आधा व्यंजन का मतलब क्या होता है, ठीक है, स्वर रहित व्यंजन हो, ठीक है। आधा व्यंजन का मतलब क्या होगा, स्वर रहित व्यंजन। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए आप। यहाँ पे हमने शब्द ले लिया यद्यपि, इत्यादि, प्रत्यक्ष, प्रत्येक, प्रत्युष, प्रत्याहार, प्रत्याहार, ठीक है जी। और ले लेते हैं अध्यक्ष, अध्यादेश, नियम, नियम, अत्याचार, अत्यंत, अत्याचार, अत्यंत, अत्यधिक। अब दोस्तों देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर शब्द के बीच में यह है, इसमें भी शब्द के बीच में यह है, यहाँ भी शब्द के बीच में यह है, शब्द के बीच में यह है, यहाँ भी यह है और यहाँ भी है। इनसे पहले क्या है, आधा व्यंजन। इसमें आधा तय, आधा तय, आधा तय, आधा तय, आधा तय, और इसमें यहाँ आधा दय है। तो शब्द के बीच में यह हो, पहले उससे आधा कोई व्यंजन हो, तो वो क्या कहलाते हैं, यण संधि। अब यहाँ पे भी देखिए, इसमें क्या है, शब्द के बीच में यहाँ यह है, इसमें भी शब्द के बीच में यह, 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 शब्द के बीच में यह। इससे पहले क्या है, आधा व्यंजन। यहाँ आधा तय, आधा तय, आधा तय, आधा न, और यहाँ क्या है, आधा दय, और यहाँ क्या है, आधा दय। देखना यही आपको बताया गया है क्या, जहाँ किन्हीं दो स्वर वर्णों के योग से यह बने, अभी बना के दिखाएंगे। जहाँ शब्दों के बीच में यह हो तथा इनसे पहले कोई आधा व्यंजन हो, तो शब्द के बीच में यह था और इनसे पहले आधा व्यंजन भी था, तो ये तीसरी कंडीशन तो हो गई अप्लाई, ठीक है। आवास नहीं होता, आवास होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये कंडीशन आ गई जी आपकी। अब इसमें क्या करोगे आप, संधि विच्छेद करोगे। कैसे, शब्द को ऐसी जगह से अलग करो जहाँ इनका मीनिंग हो जाए, यदि और अपि, और ये क्या हो जाएगा यहाँ, इति और आदि। इति मतलब, ठीक है, समाप्त, आदि मतलब आरंभ। तो शुरू से लेके लास्ट तक जो होता है वो इत्यादि। ये क्या हो जाएगा जी आपका, प्रति और अक्ष। तो उपसर्ग की पहचान कहाँ से होगी, संधि से। इसमें क्या हो जाएगा जी, प्रति और एक। इसमें क्या हो जाएगा, प्रति और उस, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा जी, प्रति और आहार, प्रत्याहार। ऐसे ही इसकी जब संधि विच्छेद करोगे तो ये कैसे बनेगा आपका, ये बनेगा अधि और अक्ष से मिलकर, और ये क्या बनेगा, ये अधि और आदेश से मिलकर, ये बनेगा नि और उन से मिलके,
नी और ऊन न्यून, ये बनेगा यहाँ अति और आचार से मिलकर, ये बनेगा अति और अंत से मिलकर, और ये बनेगा अति और अधिक से मिलकर। अब कोई आपसे पूछने लगे कि ये उपसर्ग बताओ जी, इसमें अत्यधिक में उपसर्ग अति है, अत्यंत में अति उपसर्ग है, अत्याचार में अति उपसर्ग है, न्यून में नी उपसर्ग है, अध्यादेश में अधि उपसर्ग है, अध्यक्ष में अधि उपसर्ग है। ऐसे ही फिर आपसे पूछेगा प्रत्याहार में उपसर्ग प्रति है, प्रत्युष में प्रति है, प्रत्येक में प्रति, प्रत्यक्ष में प्रति। तो उपसर्ग की पहचान कहाँ से होगी? संधि के माध्यम से। तो बिना संधि के आप उपसर्ग प्रत्यय शुद्ध वर्तनी पर्यायवाची नहीं बता सकते। रट्टा तो मार सकते हो, जैसे आप पीएनजी चाहिए, किताब चाहिए, नोट्स चाहिए, इधर से भी आने दो, उधर से भी आने दो, पीठ पीछे से भी आने दो, आगे से भी आने दो, और सबको सर के ऊपर से जाने दो। ये है स्टूडेंट की तैयारी। अब आप क्या कहोगे, सर जी आप तो कमेंट करते हो, हमें हतोत्साहित करते हो। ज़्यादातर भीड़ इसी चीज़ की है। बस यही चीज़ आपको 2 साल 3 साल बाद समझ में आएगी। जब किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता ना, वो स्वीकार नहीं करता है, लेकिन उसको पता होता है कि तेरा सिलेक्शन इस वजह से नहीं हुआ, लेकिन स्वीकार नहीं करता है। अभी एक फ़ोन आया, आपके बैच में पढ़ता हुआ बच्चा, ठीक है, तो वो बोला सर जी मुझे यूपीएसआई के बारे में ना आपसे बात करनी है। ठीक है, मैं क्या बात करनी, बोली तैयारी कैसे करें। मैंने बोला मैंने बहुत सारे हिंदी भाई उनके यूट्यूब चैनल पर मैं जेनरिक सेशन देता हूँ, रणनीति की क्लास, वो सुन लो। वो बोला कि नहीं नहीं सर बस मुझे बात करनी है। वही सारी चीज़ मैं क्लास में भी सुना रहा हूँ, वही सारी चीज़ मैं क्लास में बता रहा हूँ, लेकिन उसका असर नहीं है। बस फ़ोन पे बात करनी, क्योंकि फ्री है, कन्फ्यूज है, पढ़ना नहीं है। बस सर से मेरी बात हुई थी। फिर वो मैं बोल रहा हूँ उसको कि बताओ कि दिक्कत क्या है। वो बोला साहित्य के क्वेश्चन गलत होते हैं सर, हिंदी शब्दावली के क्वेश्चन गलत होते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं साहित्य की क्लास कल शाम को रख दूंगा यूट्यूब चैनल पे, वो अटेंड कर लेना, उससे समस्या हो जाएगी। अरे नहीं सर, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं साहित्य के, ना किताबों में हैं, ठीक है, और ना यूट्यूब पे हैं, तो वे क्वेश्चन से नहीं होते मेरे। मैं बोला कि जैसे एक एग्जाम्पल दे दो, कोई क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन है। वो बोला मेरे याद नहीं है सर जी। मगर आपने नोट किया होगा, एक बार पढ़ के सुना दो। नहीं सर मैंने नोट भी नहीं किया। तो ऐसे बच्चे का सिलेक्शन 2029 में होगा। बात समझ रहे हो, ये कड़वा सच है। आप सारे पढ़ रहे हो, सारी मेहनत कर रहे हो, सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, तो वैकेंसी है 4543, उसमें 500 वैकेंसी और बढ़ जाएगी, तो उससे कई गुना ज़्यादा तो यहाँ बच्चा लाइव है। तो क्या ये कड़वा सच नहीं है कि आपका सबका सिलेक्शन नहीं होगा? लेकिन बस ये बच्चा मानने को तैयार नहीं है। टीचर कहते हैं तो टीचर बुरा है, टीचर को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, टीचर को तो ये बोलना चाहिए, ठीक है, टीचर को ये नहीं बोलना चाहिए। अपने आप तो आप कुछ भी करो, टीचर तो देवता आया ना, ब्रह्मा ने भेजा है धरती पे, ठीक है, वो थोड़ा ही कुछ है, उसको तो आप फिक्स करोगे उसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो समस्या यहाँ सबसे बड़ी यही है कि कोई भी आदमी अपनी कमियों पे विजय प्राप्त करना नहीं चाहता, अपने आप को नहीं देखता, दूसरे को देख रहा है, दूसरे की कमी देख रहा है, और यही कारण है कि आपका वो लेवल बन ही नहीं पाता जो लेवल चाहिए। इतने 2 साल पहले थे, इतने 4 साल पहले थे, इतने 4 साल बाद रहोगे, तो फिर सिलेक्शन कहाँ से होगा? तो पिछले साल जो कमियां थी इस साल तो नहीं होनी चाहिए। और वो सिर्फ पढ़ाई में नहीं, आदत में, गुणों में। अगर आपका सिलेक्शन होना है तो आपकी रूह बताएगी, आपके बॉडी के फंक्शन बताएंगे कि इस बच्चे का इस साल सिलेक्शन होगा। क्योंकि आपका उठना बैठना चलना फिरना, आपका सोचना, आपकी दिनचर्या बता देती है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। लेकिन क्या है, कंटेंट चाहिए। कंटेंट कोई जादू की छड़ी थोड़ी है कि फले के पास मिलेगी उससे ले लो तो वो हो जाएगा। तो हर जगह एक से एक धुरंधर टीचरों से लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा बहुतों का। तो इसका मतलब कहाँ, अपने पे ध्यान देना जरूरी है, अपने पे काम करना जरूरी है। और लोग कहाँ कर रहे हैं काम, मैथ कौन बढ़िया पढ़ा रहा है, फलाना ढिकाना, हिंदी कौन बढ़िया पढ़ा, एक बार यहाँ एक बार वहाँ, ऐसे टाइम पास हो जाता है। वो टाइम पास कर ही रहे हो आप 2-2.5 साल से 3 साल से। प्यारे दोस्तों, आपको तो मौके मिल रहे हैं साल में कम से कम 4-4 5-5 भर्ती होने का। आप उन बच्चों को देखो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1980 से लेके 1990 के बीच, ठीक है, इनके लिए इस देश में कुछ था ही नहीं, इनके लिए इस देश में कुछ था ही नहीं। अगर किसी ने 1980 से 90 के बीच में जन्म लिया है
तो किसी दूसरे देश में जन्म ले लेता, ज़्यादा बढ़िया होता। भर्ती थी नहीं, जो थी वैकेंसी कम थी, जो कम थी उसमें से मंत्री उस डिपार्टमेंट का, इसके साथ में विधायक, सांसद और इसके बाद अधिकारी आपस में बांट लेते थे। 5% फेयर होती थी। आज 95% फेयर है। 95% फेयर भर्ती है और 5% में अंदर खाने काम हो जाता है। और इस 5% में भी पता चल जाता है आज की डेट में कि गड़बड़ हुई तो फिर भर्ती कैंसिल होती है। तो आज तो चांस है ही नहीं कि भर्ती चुपचाप हो जाए, कोई भी भर्ती। इतने लोग अलर्ट हैं, इतनी चीज़ें हैं। तो इसीलिए आपसे मेरी गुजारिश है, आप एक ऐसे समय पे देश में पैदा हुए, आपको एक नहीं 4 4 5 5 एक साल में मौके मिले। यहाँ तो डेट ही निकल गई बहुत सारे लोगों की। डेट ऑफ बर्थ ये थी कि आपकी भर्ती की एज ही नहीं बची, मौका ही नहीं मिला अगले को। तैयार तो थे वो, क्योंकि उस समय जो टीचर थे ना, वो वो मक्खन लगाना, ठीक है, चिकनी चुपड़ी बातें करना, बच्चे के इमोशन से खेलना, ठीक है, इधर उधर अपने आप को सोशल मीडिया पे फेमस करना। प्रसिद्धि का कोई रीजन नहीं था। हर एरिया में एक टीचर होता था और बिना किसी प्रमोशन के, बिना न्यूज़पेपर के, बिना रील बनाए उस टीचर की तूती बोलती थी, आज भी बोलती है। फलाने एरिया में मैथ का वो टीचर था, इंग्लिश में वो टीचर है, उसकी तूती बोलती थी। और वो क्या करते थे, जो बच्चों ने दे दिया मुट्ठी में लिया, जेब में रख लिया, ठीक है। मैं ट्यूशन कोचिंग सेंटर की बात कर रहा हूँ, जो पढ़ाते थे। अब वो बुजुर्ग हो गए, उनकी बस की, उन्होंने जो बता दिया, उन्होंने जो पढ़ा दिया और गाली दे के पढ़ा। इसमें से ई आ गया, इधर से आपका ए आ गया, इधर से ई है, यहाँ से आ है, इधर से ई है, यहाँ से ए है, इधर से ई है, यहाँ से आई है, इधर से आपका क्या आ गया, ई है, इधर से आपका क्या है, इधर से आपका ऊ है, यहाँ पे क्या आ गया, ई, और इधर से क्या आ गया, आ। तो दोस्तों आपको क्या करना है जी, ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनेगा, ये दोनों मिलके आप बनाओगे यह को, दोनों मिलके यह को बनेगा। जब ये दोनों यह बनाएंगे तो ये जन संधि हो गई ना, इधर से ये यू बनेगा, अच्छा ये बनेगा, ठीक, ए ई है, ये या बनेगा, ठीक है। इसके बाद में ई और आ है तो ये या बनेगा, ये रहा या, ये रहा यू, ये वाला ओ है ना यहाँ पे, ये रहा ये एक मात्रा है, ये रहा ये रहा या, ये रहा ये और आ है, ये रहा है आपका ये। ऐसे ही इसमें भी आपको ध्यान रखना है। इसमें आप क्या बनाओगे, इसमें बनाओगे आप यहाँ पर ये, इसमें ई है, इधर ए है, ई और आ है, इधर ई और बड़ा ऊ है, इधर क्या है आपका ई और आ है, इधर आपका ई और ए है, इधर आपका ई और ए है। इनको मिला के क्या बनाओगे, इनको मिला के यह बनेगा, इससे या बनेगा, इससे आपका यू बनेगा, इससे आपका या बनेगा, इससे यह बनेगा और इससे आपका क्या बनेगा, ये। तो ये कहाँ है, ये रहा, ये वाला ये रहा, ये या कहाँ है, ये रहा, ये वाला यू कहाँ है, ये रहा, ये वाला या कहाँ है, ये रहा, ये वाला ये कहाँ है, ये रहा, बीच में यह, उससे पहले आधा व्यंजन, यानी संधि हो गई। तो ये वाली कंडीशन आपने की है। कौन सी कंडीशन की है आपने, जहाँ किन्हीं दो स्वर वर्णों के मेल से यह बने, जहाँ शब्दों के बीचों बीच यह हो, पहले आधा व्यंजन हो, और जहाँ ई और ए मिल के यह बने। अब वो यह बने, या बने, यू बने, ये बने, बात एक ही है, बात एक ही है। सब पे मात्रा है, इस पे मात्रा किसकी है, आ की, इस पे ऊ की, इस पे ऊ की, इस पे ए की मात्रा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ई और ए मिलके ये वाली कंडीशन कर ली, इनको देखेंगे कल वाली क्लास में, ठीक है जी। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। अभी 10:30 बजे हिंदी बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आपकी संधि की ही क्लास होगी, जिसमें 20 मिनट में पूरी संधि के कॉन्सेप्ट को शॉर्ट ट्रिक से पूरा करेंगे। 10:30 बजे हिंदी बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पे। और शाम को हिंदी शब्दावली की क्लास है, जिसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची, श्रुति, संवेदनार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी, शब्दार्थ और शब्द युग, वो सारा का सारा शब्दावली, जिसमें से 5 से लेकर 7 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाने हैं। उसको शाम को 9 बजे हिंदी बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर 3 घंटे की क्लास लेंगे, 9 से 12। तो आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आप शाम को लाइव जरूर हो। चैनल का नाम है